चलो भाई अब सुनो, लास्ट क्लास में मैंने ये फॉर्मेट बनाया था और मैंने आपको कुछ सोचने का एक तरीका बताया था कि मैंने आपको ये बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट टोटल 3 एक्टिविटी में डिवाइडेड है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, जिसमें से मैंने ऑपरेटिंग कैसे सोचते हैं ये नहीं बताया। मैंने आपको क्या बस सिखाया था, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो कोई भी चीज जो ना इन्वेस्टिंग है ना फाइनेंसिंग है वो क्या बन जाएगी, ये सिखाया था और ये फॉर्मेट। अब आज इसे भरना सिखाना है। वैसे तो मैंने बोला था मैं आज की क्लास में आपको रीजन दूंगा कि एक्सपेंस ऐड क्यों कर रहे हैं और इनकम लेस क्यों, पर ये रीजन एक और क्लास आगे शिफ्ट कर रहा हूं। आज मैं आपको यहां तक भरना सिखा रहा हूं कि किस तरीके से इसे हम भर सकते हैं इजिली। जो है थोड़ा सा इसके दो रास्ते हैं बेटा। कुछ लोग क्या रास्ता अपनाते हैं, यहां 10-12 आइटम प्लस के लिखवा देंगे, 8-10 आइटम माइनस के, 8-10 8-10 10-15 आइटम 10-15 आइटम, और इन्हें याद कर लो प्लस माइनस को। पर मुझे लगता है वो तरीका पॉसिबल बेहतर तरीका नहीं है। एग्जाम में अगर उनके बाहर का कोई पॉइंट आ गया तो क्या करोगे, है ना। तो अगर आज आधा घंटा मेरी बात ध्यान से सुन लोगे तो आप लोगों को ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो चीजें मतलब प्लस माइनस है वो याद नहीं करना पड़ेगा, वो भरना सिखा दूंगा। तो अब ध्यान दो जरा मेरी बात पे। यहां तक मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, अब आगे बढ़ रहा हूं। देखो बेटा, कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है। सबसे पहले इसमें आता है कैश बैंक। जाहिर सी बात है, आप ये मत बोलना ड्राफ्ट भी बैंक का पार्ट है, सही है। और इसके अलावा शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, क्या आता है, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी। जनरली मैंने ही बोला था यहां पे करंट इन्वेस्टमेंट लिख देना, पर अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम ये मान के चलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केटेबल है, क्या मान के चलते हैं। लेकिन अगर हमें करंट इन्वेस्टमेंट में मेंशन ही दे दिया गया कि वो मार्केटेबल है नॉन मार्केटेबल है, तो हमें कौन सी लेनी है, मार्केटेबल वाली, ठीक है। ये चीजें किसमें आती हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट में। अब आगे बढ़े, आज भरना सीखना है तो 15 मिनट 20 मिनट इनफैक्ट बिल्कुल शांति से सुन लो, बिना प्लस माइनस याद कराए मैं आपको ये चार्ट भरना सिखा दूंगा। दैट मींस बोर्ड एग्जाम में 6 में से 4 नंबर मिनिमम पक्के हो जाएंगे एक सिंगल आज की क्लास से, इवन अगर आप एडजस्टमेंट नहीं सीखते तो भी। बेटा शुरू कर लें, चलो। देखो बेटा, एक बहुत ही पुराने जमाने की बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट कौन से शेड्यूल में बनती है, शेड्यूल 3 में। और 1956 कंपनी एक्ट में जो बैलेंस शीट बनती थी वो बनती थी शेड्यूल 6 में। तो मैं उसी पुरानी बैलेंस शीट पे जा रहा हूं, शेड्यूल 6 वाली बैलेंस शीट पे। तो इसे ऑर्डर को याद रखने का एक तरीका बता रहा हूं। श्री राम रेशियो एनालिसिस के 90% फॉर्मूले में इसी बैलेंस शीट से बनाने सिखाऊंगा, एक भी मैं याद नहीं कराऊंगा। श्री राम लंका चले पैदल, ठीक है। एस रिप्रेजेंट करता है शेयर कैपिटल को, आर रिप्रेजेंट करता है रिजर्व एंड सरप्लस को, एल मतलब लोन। आज के जमाने में इसे हम नॉन करंट लायबिलिटी के नाम से बोल देते हैं जिसे आप लोग, ठीक है। सी मतलब करंट लायबिलिटी एंड पी मतलब प्रोविजन। श्री राम लंका चले पैदल, ये ऑर्डर आगे पीछे नहीं करना है हमें। इस तरफ फादर इज कॉलिंग मदर। एफ रिप्रेजेंट करता है फिक्स्ड एसेट को, आई रिप्रेजेंट करता है इन्वेस्टमेंट को। कौन सी इन्वेस्टमेंट को बेटा, नॉन करंट वाली, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट का पार्ट है, करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट का पार्ट है। ठीक है। और एम से मिसलिनियस एक्सपेंडिचर।
एक मिनट यार, इसका वो ऑन कर दो। मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, जिसे मैंने पूरे 12 महीने अब तक नेगेटिव रिजर्व के नाम से आपको समझाया हुआ था, ठीक है। उसका जो असली नाम है, कुछ लोग फिक्टिशियस एसेट्स बोल देते हैं, कुछ मिसलिनियस एक्सपेंडिचर बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारी शेड्यूल 6 की बैलेंस शीट थी पुराने जमाने की। श्री राम लंका चले पैदल, फादर इज कॉलिंग मदर। अब पहले मैं आपको सिखा रहा हूं प्लस माइनस कैसे सोचना है। बेटा इस चैप्टर का नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेसिकली मुझे कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, किसी और चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। कैश आए तो प्लस और कैश जाए तो माइनस। कोई डाउट इसमें? एक एग्जांपल देता हूं। ये कौन सी साइड है? लायबिलिटी साइड। सपोज करो मेरे ऊपर साल के पहले दिन 10 लाख रुपए का लोन है। कितने का? और लोन बोला है मैंने, उधार नहीं बोला है। लोन अलग होता है, उधार अलग होता है। और मैं 11th क्लास से बताता आ रहा हूं, हर वो इंसान जिसे पैसा लौटाना है वो क्रेडिटर नहीं होता है, ठीक है। जिसको उधार का पैसा लौटाना है वो लोन कहलाता है, जिसे गुड्स का पैसा लौटाना है वो क्रेडिटर। ये मैं आपको 11 से क्लियर करता आ रहा हूं। तो लोन मतलब जब हमने किसी से पैसा उधार ले रखा है। तो मेरे ऊपर साल के पहले दिन 10 लाख का लोन है और आखिरी दिन 15 लाख का लोन है। तो लोन बढ़ रहा है। तो इससे क्या इंटरप्रिटेट करते हैं आप लोग? मेरे पास पैसा आ रहा है या जा रहा है? पैसा आ रहा है। भाई मैंने तेरे से 10 लाख उधार ले रखे थे, अब वो उधार 15 लाख है, यानी 5 लाख और उधार लिया होगा मैंने तुझसे। हाँ जी, मतलब लोन चुकाने पे मेरे ऊपर उधार बढ़ जाएगा। फिर तो जब जब लायबिलिटी बढ़ेगी, मतलब मैं पैसा ले रहा हूं, तो प्लस करना है। क्या करना है? प्लस। सही है। अगर कभी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ तो इतना ध्यान रख लेना, इसमें चैप्टर में हर उल्टी चीज करनी है। एक्सपेंस प्लस कर रहे हैं, इनकम माइनस, हर काम उल्टा कर रहे हैं। लायबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस, लायबिलिटी कम हो रही है तो माइनस। पर लॉजिकली अब बता रहा हूं। दूसरा एग्जांपल, साल के पहले दिन मेरे ऊपर 10 लाख का लोन है और आखिरी दिन मेरे ऊपर 6 लाख का लोन रह जाता है। तो मतलब मैंने लोन की पेमेंट कर दी होगी, यानी पैसा आया या गया। तो जब जब लायबिलिटी कम होगी माइनस में लिखना है। बहुत सारी जगह आपको प्लस माइनस दिख रहे होंगे। अब वो बात अलग है, कहां प्लस कहां माइनस वो मैं भी बताऊंगा। प्लस कब करना है या माइनस कब, क्लियर है? दूसरी तरफ, साल के पहले दिन मेरे पास 3 बिल्डिंग है बिजनेस की, आखिरी दिन 4 बिल्डिंग है। तो इसका मतलब बिल्डिंग खरीदी होगी, बेची होगी। तो पैसा आया होगा या गया होगा। तो जब जब एसेट बढ़ेगा माइनस करना है। मेरे को एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, मुझे कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। मुझे एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। और अगर मेरे पास 4 में से 3 बिल्डिंग रह गई, मतलब बिल्डिंग बेची होगी, तो पैसा आएगा जाएगा, तो प्लस। अब ये क्लियर है प्लस कब करना है, माइनस कब? कुछ पूछना है इसमें? पक्की बात। अब कहां प्लस करना है, कहां माइनस, हार्डली 1 से 1.5 मिनट में सीख जाएंगे। 6 में से 3 नंबर तो 1 से 1.5 मिनट बाद। अब सुनो, लास्ट क्लास में मैंने इनमें से किस किस का संबंध फाइनेंसिंग से बताया था। एक तो शेयर का संबंध मैंने फाइनेंसिंग से बताया था, और लोन का। डिवेंचर भी किसका पार्ट है? लोन का पार्ट है। बॉन्ड भी किसका पार्ट है? लोन का। और ये कहां पता लगा हमें? जब मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया था इस बुक का, जहां मैंने हेड सब हेड में एग्जांपल लिखवाए थे। और मैंने आपसे कहा था इस पूरी बुक को अगर पढ़ना है तो उस चैप्टर के हेड सब हेड आपको दिमाग में नाम वाइज, मैं ये नहीं कह रहा ऑर्डर में याद रहे, उनके अंदर के एग्जांपल आपको दिमाग में रहने चाहिए बेटा। कोई डाउट? इनमें से किस किस का संबंध मैंने इन्वेस्टिंग से बताया था? इन्वेस्टिंग से। और कौन सी इन्वेस्टमेंट? और बस
अब जो ना फाइनेंसिंग में है ना इन्वेस्टिंग में, वो कहां पहुंच गई थी? तो इसमें से रिजर्व कहां पहुंच गया और करंट लायबिलिटी कहां पहुंच गई? करंट एसेट कहां पहुंच गए और मिसलिनियस एक्सपेंडिचर कहां पहुंच गए? तो इतना दिमाग में बैठ गया? नहीं तो बोल के तो थोड़ा सा तेज बोलो, एफओ एफओ आई आई ओ ओ, बोलना जरा तेज थोड़ा सा। वो बस वो आई आई वो गड़बड़ हो जाती है ना। चलो अब भर दे। सुनो, सीख गए कैश फ्लो मोर देन 60%। ठीक है, 2 मिनट दो बस मुझे। शेयर बढ़ रहा है तो क्या करना है? प्लस। कहां? फाइनेंसिंग, तो फाइनेंसिंग के प्लस में लिख दूंगा। शेयर कम हो रहा है तो क्या करना है? कहां? तो फाइनेंसिंग माइनस में लिख दूंगा। अब बताओ मैं आपको लिखवाऊं एग्जांपल्स 40-50 याद करने के लिए? ये लिमिटेड है, सारी बैलेंस शीट है बेटा ये। इसके अलावा बैलेंस शीट में आता क्या है बता? क्या आता है? सब इसी में तो कवर हो जाता है। अब रिजर्व बढ़ रहा है तो क्या करूं? कहां? ये तो दिख रही है रिजर्व की जगह। रिजर्व कम हो रहा है तो क्या करूं? कहां? तो कर देंगे वहां माइनस। अब रिजर्व के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उसके लिए मैंने आपसे क्या बोला? चैप्टर 1 के हेड सब हेड के एग्जांपल आपको 1-2 बार पढ़ने हैं। ठीक है। लोन, इस लोन में जो लोन मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी में जो भी कुछ है, जो भी कुछ है, अगर बढ़ रहा है तो कहां? कम हो रहा है तो कहां? अब यहां पर आपको बस एक बात याद रखनी है, जो मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। यहां लोन में मैं लिख रहा हूं एनी लोन। एनी लोन मतलब शॉर्ट टर्म लोन को भी यही ट्रीटमेंट देना है जो लॉन्ग टर्म लोन को देना है। ठीक है। लोन कोई भी हो, चाहे शॉर्ट टर्म चाहे लॉन्ग टर्म, उसका ट्रीटमेंट यही है। कहां जाएगा? बढ़ रहा है तो, कम हो रहा है तो, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो कहां? ये तो रही जगह फिक्स। और करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो कहां? ऑपरेटिंग में, ये रही जगह। ठीक है। फिक्स एसेट के अंदर कोई भी आइटम अगर बढ़ रहा है तो माइनस। कहां? इन्वेस्टिंग में। अब बढ़ रहा है तो प्लस, कम हो रहा है तो प्लस। कहां? इन्वेस्टिंग में। सही है। इस तरीके से पोस्ट कर सकते हैं हम इसे। अब बताओ लिखवाऊं प्लस माइनस के अंदर के एग्जांपल? नहीं लिखने की हमें कोई जरूरत है बेटा। ठीक। बट क्या जरूरत है? चैप्टर 1 को एक बार अच्छे से घर जाकर रिवाइज करने की जरूरत है। 1-2 बार रीड कर लेंगे तो मैं ये नहीं कह रहा आप मुझे रट के सुना पाओगे, पर जब भी कोई आइटम आपको क्वेश्चन में दिखेगा तो आपको यह पता लग जाएगी वो इनमें से किसके अंदर कवर हो रहा है ना। और उससे ही कैश फ्लो आसान हो जाएगा। पर इतना भी इजी नहीं है, थोड़ा सा कुछ और चीजें हमें दिमाग में रखनी है बेटा। क्या है वो चीजें? वो यहां लिखने जा रहा हूं मैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी माइंड। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी माइंड। कुछ बातें जो हमें कैश फ्लो में ध्यान रखनी है। अच्छा, एक बात बताता हूं, मजेदार बात। तो अगर मैं बोर्ड एग्जाम के पिछले 8 साल का पेपर उठाऊं या 10 साल का, तो 5-6 बार बिना एडजस्टमेंट के कैश फ्लो आया एग्जाम में। तो यानी 6 नंबर में भी आज ही की क्लास से भी कवर हो जाए अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। नहीं तो मिनिमम 4 मार्क्स तो आज की क्लास से 6 में से बन ही जाएंगे। और 1 मार्कर के 2 MCQ भी आज की क्लास से हम सोच पाएंगे बेटा। मात्र 2 नंबर के लिए अब हमें अगली 8-10 क्लास पढ़नी है। ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 1 देखो बेटा। टर्म है प्रपोज डिविडेंड। आज से 12 साल पहले, 12 नहीं 10 साल पहले, ये जो प्रपोज डिविडेंड का शब्द होता है ये हमें बैलेंस शीट में दिखाई दिया करता था। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? अभी भी ऐसा हो सकता है कुछ स्कूल वाले क्या करते हैं, प्री बोर्ड जब बनाए तो वो पुराने किसी क्वेश्चन को प्री बोर्ड में गिर दें
अब वो ये चीज ध्यान में नहीं दी उन्होंने कि वहां प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में, जबकि कुछ सालों पहले ये नियम हट गया, प्रपोज डिविडेंड कभी बैलेंस शीट में नहीं दिख सकता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा आपका, मिसप्रिंटेड या गलत बन जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में और आंसर ना मिले तो मेरे पास ये बात लेकर मत आना कि हमारा आंसर नहीं मिल रहा है, मिलेगा ही नहीं उससे अब तो, क्योंकि अब हमारा ट्रीटमेंट नए तरीके से। ये प्रपोज डिविडेंड हमें कहां गिवन होगा, कंटीजेंट लायबिलिटी में गिवन होगा। कहां गिवन होगा, कंटीजेंट लायबिलिटी में गिवन होगा। अब ध्यान दो, यहां पर हमें 2 साल का डाटा गिवन होगा, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। ये हमें 2 साल का डाटा गिवन होगा। कितने साल का डाटा गिवन होगा, 2। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, डिविडेंड का मतलब क्या है, किसमें, किसको दिया जाता है, कब, प्रॉफिट होने के बाद। तो इस साल का प्रॉफिट मुझे पता है ना, तो इस साल का प्रॉफिट कब पता लगेगा, तो जरूरी है अगले साल मुझे प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए ये अब कंटीजेंट लायबिलिटी में आता है। अब पुराना ट्रीटमेंट जो था अकाउंटिंग का, जो 100 साल चला, वो गलत ट्रीटमेंट चला। पहले से कहां दिखाते थे, बैलेंस शीट के अंदर, कहां पर, करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन के अंदर, किस सब हेड के अंदर, प्रोविजन के अंदर दिखाया जाता था कभी पुराने जमाने में, और वो गलत ट्रीटमेंट हुआ करता था। और मैं आपसे कहता हूं ना, हर वो चीज जो मैन मेड है वो जरूरी नहीं परफेक्ट हो। अभी नए ट्रीटमेंट में भी कुछ कमियां थी, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था उसका कि समझ नहीं आ रहा है इसको कहां एडजस्ट करें, दिमाग से निकल गया किसका एग्जांपल दिया था मैंने, मिसलिनियस एक्सपेंस का इनको जगह ही नहीं मिल रही, हर साल ये जगह बदल देते हैं, कभी रिजर्व में माइनस करके दिखा देते हैं, कभी अदर नॉन करंट एसेट में दिखा देते हैं, कभी अदर नॉन करंट लायबिलिटी में, जगह ही नहीं मिल रही इन्हें, पता नहीं इसका भी ट्रीटमेंट कब जाके टिकेगा। तो प्रपोज डिविडेंड कंटीजेंट लायबिलिटी में होगा, कहां गिवन होगा, या एडजस्टमेंट में गिवन होगा, पर ये बैलेंस शीट में नहीं होगा। और जो भी चीज बैलेंस शीट के बाहर गिवन है उसे हम ट्रीट करेंगे एज ए एडजस्टमेंट। और हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, 2। अब एक बात बताओ, करंट ईयर का डिविडेंड हमें पता है क्या, नहीं ना, मान ले पक्का होगा, नहीं ना, तो इस वाले डिविडेंड को हमें कर देना है इग्नोर। क्या कर देना है इसे, इग्नोर। और प्रीवियस ईयर का डिविडेंड हम इस साल पे करते हैं, इस साल पे करते हैं। डिविडेंड आपके हिसाब से किस एक्टिविटी का खर्चा है, फाइनेंसिंग का, क्यों, शेयर होल्डर को नहीं दे रहे, और जिसका संबंध शेयर डिबेंचर से हो वो किस एक्टिविटी का खर्चा है, फाइनेंसिंग का। तो डिविडेंड किस एक्टिविटी का खर्चा है, फाइनेंसिंग का। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग, तो एज ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम यहां इसे ऐड कर रहे हैं, और एज ए फाइनेंसिंग एक्सपेंस हम यहां से इसे लेस कर रहे हैं। तो इसके 2 इफेक्ट हैं, ऑपरेटिंग में ऐड, फाइनेंसिंग से लेस। और वैसे भी मैंने आपसे क्या बोला, हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, 2। और ये क्या है, एडजस्टमेंट। क्यों है ये एडजस्टमेंट, क्योंकि ये बैलेंस शीट के बाहर गिवन है, बैलेंस शीट के अंदर गिवन नहीं है, तो ये क्या बनी, एडजस्टमेंट। और हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट, 2। तो एक तरीके से मैं गलती सुधार रहा हूं, मैंने इसे नॉर्मल खर्चे में दिखा रखा था, वहां से हटा रहा हूं और इसकी असली जगह पर इसे दिखा रहा हूं। सही है, पहला ट्रीटमेंट। अब एडजस्टमेंट के नाम से आएंगे या कंटीजेंट लायबिलिटी के, समझ जाना, प्रपोज डिविडेंड एडजस्टमेंट होती है, क्या होती है। और अगर बैलेंस शीट में प्रपोज डिविडेंड आ रहा है तो समझ लेना आपके स्कूल टीचर ने ध्यान ही नहीं दिया वो क्वेश्चन में क्या देना चाह रहे हैं, कोई पुराना 8-10 साल पुराना क्वेश्चन उठा के गिर दिया गया है, बिना ये ध्यान दिए कि उसका इंपैक्ट अब क्या आएगा बेटा। सही है। अब दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2 जो ध्यान रखनी है, जिसके ऊपर इस नियम से अलग हम कुछ बात कर रहे हैं, मैं उनके बारे में नीचे लिखवा रहा हूं। नहीं, एडजस्टमेंट तो भी सिखा ही नहीं रहा अभी मैं, विदाउट एडजस्टमेंट, क्योंकि इसके लिए जरूरी नहीं एडजस्टमेंट हो, मे बी कंटीजेंट लायबिलिटी में लिखा दिखाओ, तो अपने आप इसे एडजस्टमेंट मान लिया हमने। प्रोविजन फॉर टैक्स, सेम, हमें 2 साल का टैक्स गिवन होगा, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। अब एक बात बताओ, करंट ईयर का टैक्स मैं करंट ईयर में दे दूंगा ना,
क्यों? अरे करंट ईयर का प्रॉफिट ही जब अगले साल जाके पता लगेगा ऑडिट होने के बाद। अब ऑडिट की डेट 31 अक्टूबर है। ये जो 31 अक्टूबर को ऑडिट की रिपोर्ट जाएगी ना बेटा, रिटर्न जाएगी, ये 31 मार्च तक की जा रही है। तो जिन्होंने 31 मार्च 25 तक जो प्रॉफिट कमाया था उसकी रिपोर्ट अब 31 अक्टूबर को सबमिट हो रही है। तो कैसे पता लग जाएगा मुझे सेम ईयर में मेरा प्रॉफिट कितना है? कब पता लगता है? अगले साल। तो पेमेंट भी कब कर पाऊंगा पूरी तरह? अगले साल। तो ये जो टैक्स होता है ना, ये हमारा टैक्स मेड होता है। क्या होता है ये? दैट इज, ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है करंट ईयर के लिए। क्या है करंट ईयर के लिए हमारा? क्योंकि अभी पैसा जा ही नहीं रहा, ठीक है ना। इस साल कौन से ईयर का टैक्स दूंगा मैं? तो ये जो प्रीवियस ईयर वाला टैक्स होता है, ये होता है टैक्स पेड। तो एज ए नॉन कैश एक्सपेंस, क्योंकि मैं कैश फ्लो पढ़ रहा हूं, मुझे हर उस खर्चे को हटा देना है जो कैश में नहीं है। खर्चे को हटाना है तो वापस प्लस करो, और इसकी जगह जो खर्चा माइनस होना चाहिए था वो ये वाला है। तो ध्यान से देखो, ये रहा करंट ईयर का टैक्स ऐड हो रहा है, और प्रीवियस ईयर का टैक्स ये रहा, क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। ठीक है, अगर मैं ये बात नहीं भी लिखवाता तो मैंने अपने फॉर्मेट में ये बात कवर करी हुई है, लेकिन फिर भी समझा देता हूं, पता नहीं किस तरीके से क्वेश्चन 1 मार्कर में आ जाए। क्लियर? कोई डाउट? दोनों पॉइंटों को लिख लो मेरे पास, क्योंकि जगह कम है, मैं यहां रब कर करके पॉइंट लिखने वाला हूं, इन्हें पहले नोट कर लो। इस फॉर्मेट को रब नहीं कर रहा, क्योंकि जो भी मैं कुछ लिखूंगा उसका इंपैक्ट यहां दिखाऊंगा। ये जो बैलेंस शीट है ना, सीए में जब दो ग्रुप में अकाउंट्स होती थी इंटरमीडिएट के, तो सेकंड ग्रुप वाली सारी अकाउंट इस बैलेंस शीट से मैं सारे आंसर बनाता था, सारे वर्किंग सब कुछ। और अभी भी आपको कैश फ्लो में जितने सब फॉर्मूले हैं जो कि बैठेंगे, अगर मैं हिंट के हिसाब से काउंट कर लूं 30, 35, 40, वो 40 फॉर्मूले इसी से बनाना बताऊंगा। तुम्हें तो मैंने सिखाए भी थे ना, इसी का यूज करके बनाए थे ना सारे फॉर्मूले। तो ये बैलेंस शीट बहुत काम आती है मेरे, तो आउटडेटेड होने के बावजूद भी ये मुझे अपडेटेड से ज्यादा बेहतर लगती है। कर दो ये रब, लिखो जल्दी। तो इसमें और इसमें कुछ बहुत मुश्किल तो नहीं बात बता दी ना मैंने? अब अगली क्लास में मैं कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा, एक तो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, और एक मैं ये जो रीजन पोस्टपोन कर रहा हूं बार बार, वो मैं पोस्टपोन इसलिए कर रहा हूं, मैं ये चाह रहा था कि एक बार क्वेश्चन करना शुरू हो जाए, फिर मैं जो क्लास है वो तब उसको देता हूं बेटा, कि क्यों प्लस करा क्यों माइनस। मैंने हल्का फुल्का हिंट वैसे पिछली क्लास में दिया था, वो बात अलग है, वीडियो बंद करने के बाद दिया था, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का चक्कर है। ध्यान आ रहा है कि क्लास में मुझे 5 बच्चों को नहीं बैठाना, तो एक तरीका क्या है, पहले सबको बैठा लो, फिर उन 5 को वापस रिवर्स कर दो। तो जो खर्चे मुझे नहीं चाहिए उन्हें रिवर्स कर रहा हूं। और रिवर्स कैसे करूंगा? खर्चे पहले माइनस हुए थे, तो रिवर्स करने के लिए अब क्या कर रहा हूं? बस ये तो हल्का फुल्का हिंट दिया था मैंने। ऐसी जो इनकम मुझे नहीं चाहिए उन्हें रिवर्स करो। पहले इनकम क्या हो चुकी होंगी प्रॉफिट में? प्लस, तो रिवर्स करने के लिए ये छोटा सा हिंट दिया है बेटा मैंने। अभी प्रॉपर एक क्वेश्चन से रीजन बनाऊंगा। ला बेटा कपड़ा दो। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, फॉर गुडविल
और इंटेंजिबल एसेट। अच्छा बेटा एक बात बताओ, जब मैंने पार्टनरशिप पढ़ाई थी प्रॉपर वाली, वो रिवीजन वाली नहीं जो 7-8 क्लास में कराई थी, क्या हो गए? अरे मुझे लग रहा है अब इन्वर्टर में पानी कम हो गया। अम्मा बंद कर लेना। बेटा आप भी अपने पंखे बंद कर लो जरा। हाँ, तो पार्टनरशिप में मैंने आप लोगों को एक बात बताई होगी कि ओनली परचेज गुडविल कैन बी शोन इन द बुक। ध्यान आ रहा है? हम बुक्स में गुडविल केवल कब दिखा सकते हैं? जब परचेज करें। और गुडविल परचेज करोगे तो पैसा, सपोज करो बैलेंस शीट में गुडविल 1 लाख से 1,50,000 हो रही है, तो क्या ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल बढ़ी है? क्योंकि उसे तो हम दिखा ही नहीं सकते। तो अगर गुडविल बैलेंस शीट में बढ़ती हुई दिख रही है तो इसका मतलब ये कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल है। कौन सी गुडविल है? तो अगर इंटेंजिबल एसेट आपको बढ़ता हुआ दिखे तो हमने उसे खरीदा है, खरीदने पे पैसा जाएगा। और इंटेंजिबल एसेट भी तो फिक्स एसेट का पार्ट है, तो कहां से माइनस करना है? इन्वेस्टिंग से माइनस करना है। ठीक है, इन्वेस्टिंग में माइनस में। इसके उल्टा अगर गुडविल कम होती दिख रही है तो क्या बेच दी? अगर गुडविल बेच दी तो बिजनेस किस नाम से कर रहा हूं भाई? गुडविल कब बिकी? जब मैंने बिजनेस का नाम बेच दिया। नाम बेच दिया तो बिजनेस अनाम नाम से कर रहा हूं क्या? तो गुडविल बिकती नहीं है। गुडविल तब बिकती है जब बिजनेस बंद होता है। जब हम सेल ऑफ बिजनेस करते हैं गुडविल केवल तब बिकती है। ठीक है, तो इसका मतलब गुडविल कम हो रही है, मतलब वो डेप्रिशिएट हुई है। पर अकाउंट में सेम 11वीं में पढ़ा था हमने कि अगर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू गिरती है तो हम उसे डेप्रिशिएशन नहीं कहते, अमोर्टाइजेशन कहते हैं। अरे कहने को तो अंग्रेजी में कोई नाम दे दो, मतलब तो एक ही है ना। क्या कर रहा हूं मैं? उसे एक तरीके से डेप्रिशिएट कर रहा हूं। और डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, और जितने नॉन कैश एक्सपेंस है ध्यान दो वो ऑपरेटिंग में ऐड होते हैं। कहां ऐड होते हैं? तो इस केस में इसे प्लस करना है ऑपरेटिंग में। तो अगर कोई भी इंटेंजिबल एसेट बढ़ता है तो इन्वेस्टिंग से माइनस, लेकिन अगर कम होता है तो ऑपरेटिंग में प्लस। रीजन मैं आपको बता चुका हूं। बढ़ रहा है तो मान रहे खरीदा है, पैसा जा रहा है, इन्वेस्टिंग का पार्ट होते हैं फिक्स एसेट, तो इसलिए इन्वेस्टिंग में से माइनस। कम हो रहा है तो मैं ये नहीं मान रहा हूं कि बेका है, क्या मान रहा हूं? डेप्रिशिएट किया है, तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है, और नॉन कैश एक्सपेंस है इस वजह से ये ऑपरेटिंग में ऐड। चौथी बात इसी में, फॉर टेंजेबल फिक्स एसेट। अब टेंजेबल फिक्स एसेट में थोड़ी सी गड़बड़ है बेटा। अब टेंजेबल फिक्स एसेट में थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अगर एसेट बढ़ रहा है तो नो डाउट हमने उसे खरीदा है, और खरीदा है तो पैसा जाएगा, और किस एक्टिविटी में से? इन्वेस्टिंग से। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर अगर वो कम हो रहा है तो कम तो वो 2 कारणों से हो सकता है ना, बिक भी तो सकता है वो, और डेप्रिशिएट भी हो सकता है। तो अब क्या करें? ठीक है, तो यहां भैया एज्यूम करना पड़ेगा, मेरे पास कोई और तरीका नहीं है। तो अगर ये वैल्यू फॉल इन वैल्यू, तो मैं आपको एज्यूम करने का सोच बता रहा हूं, क्या सोच के आप एज्यूम करना। ये फॉल इन वैल्यू नियर 10% है, मतलब 10 का मतलब ये नहीं 10 ही, 10, 11, 12, नियर अबाउट 10% है, तो हम मान लेंगे डेप्रिशिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? उस केस में इसे ऑपरेटिंग में ऐड करना, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश। अब आप कहेंगे हम क्यों नहीं मानते सेल हुआ है? यार जनरली फिक्स एसेट आप बिकने के लिए खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? यूज करने के लिए। लेकिन अगर ये फॉल इन वैल्यू ग्रेटर है, मतलब बड़ी वैल्यू है, अब 1 लाख की चीज 60,000 की रह गई, यार बड़ी वैल्यू है, साफ पता लग रहा है, तो इसको हम क्या मानेंगे? सेल ऑफ एसेट मान लेंगे। उस केस में इन्वेस्टिंग में ऐड करना। क्यों? एसेट बेचने पे कैश आएगा,
और एसेट किस एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग का। तो यानी कि जब कैश ट्रांजैक्शन है तब इसमें जा रही है और नॉन कैश है तो इसमें जा रही है। क्लियर है बात? ठीक। बाकी हालांकि बोर्ड एग्जाम में दोनों ट्रीटमेंट में नंबर मिल जाएंगे, कोई इतना इसमें पंगा आएगा नहीं बेटा। ठीक। और जनरली मैंने तो बोर्ड एग्जाम में कभी एसिड की वैल्यू कम होते देखी नहीं है, मैंने हमेशा बढ़ते देखी है। बढ़ते देखते हैं तो कितने ट्रीटमेंट दिख रहे हैं, तो फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं आती वहां पर। मैंने कभी नहीं देखा बेटा वहां। लिखो तीसरा चौथा पॉइंट। अब खोल ले पंखा, लाइट सही हो गई है तो अम्मा का भी पंखा खोलिए जा। बढ़े आगे। कितनों के स्कूल में कैश फ्लो चल रहा है या हो चुका? उन्होंने तो इस तरीके से नहीं कराया होगा, उनका तो तरीका बिल्कुल अलग होगा बेटा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। बेटा अगर आप सोचोगे ना, बहुत छोटी छोटी बहुत सारी बातें होती हैं जो ध्यान रखनी पड़ती हैं। अब बताओ, ये भी अपने आप में ध्यान देने वाली बात थी नहीं थी? बेटा थोड़ा सा तेज नोट कर लेना। फिफ्थ नीचे नहीं जा रहा ना ज्यादा, बस अब फिफ्थ और सिक्स्थ ही बचा है, ज्यादा नहीं बचे। टाइम चेंज क्यों? तो 3 बजे वाले में आ जाओ, दो बैच हैं तो सही इसलिए। बेटा अब 3 बजे से पहले कैसे उसे शिफ्ट करूं, है ना? 3 बजे बाद मैं मना कहां कर रहा हूं। और वैसे भी देख, सच बात बताऊं, नवंबर में तो मिड के बाद स्कूल जाना ही बंद हो जाएगा। फिर तो मैं पर डे सुबह का रखूंगा, क्योंकि अकाउंट का पर डे बुलाऊंगा मैं। पर डे इसलिए बुलाऊंगा क्योंकि मैं सारे पुराने चैप्टर्स को प्रैक्टिस करानी है। 15 नवंबर के आसपास के बाद बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं 12th के। तो नहीं, वो तो तुम्हारे 15 तारीख तक तो तुम्हारे 1 से 15 तक तो तुम्हारे प्री बोर्ड की तैयारी करानी है ना बेटा। 15 से पूरे बैच की बात कर रहा हूं। क्लियर अब कर दो भैया, मैं तो अपनी तरफ से एफर्ट कर लूं, आप लोग पढ़े ना पढ़े, नंबर लाए ना लाए, मैं तो कोशिश। तभी तो 14 दिन तो केवल प्री बोर्ड वालों को बुला रहा हूं, उसके बाद पूरे बैच को बुला रहा हूं। हाँ भाई, पॉइंट नंबर सुनो 5, लोन। कोई भी हो, फिर भी मैं दोबारा भी लिखवा रहा हूं, चाहे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है? यानी कि लोन चाहे हमें करंट लायबिलिटी में दे रखा हो तो भी वो किस में आएगा? अब बैंक ओडी भी तो लोन होता है शॉर्ट टर्म, कैश क्रेडिट भी तो लोन होता है शॉर्ट टर्म, टर्म लोन भी लोन होते हैं, डिवेंचर भी लोन होता है, बॉन्ड भी लोन होता है। कहीं भी दे रखा हो किस में आएगा वो? फाइनेंसिंग। ये पहली प्रायोरिटी है। ये तो बाद में हमने अपनी मर्जी से शॉर्टकट कुछ सोचा है करने का, ये नियम कोई ना है जो मैंने लिखा है, नियम तो ये है जो मैं बता रहा हूं। और 6, सिक्योरिटी प्रीमियम है तो रिजर्व। और मैंने ऊपर क्या बताया था, रिजर्व कहां है? ऑपरेटिंग। पर एक बात तो बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम का संबंध किससे होता है? कौन से चैप्टर में पढ़ा है सिक्योरिटी प्रीमियम? शेयर में, डिवेंचर में। तो इसका संबंध किससे है? और जिनका भी शेयर डिवेंचर से संबंध हो तो वो कहां आएंगे? फाइनेंसिंग में। पर इसका रिलेशन शेयर डिवेंचर से है।
ठीक है, पर इसका रिलेशन शेयर डिवेंचर से है, तो कहां आएगा ये हमेशा फाइनेंसिंग में। यानी कि ये जो नियम है ये थोड़ा बहुत बदल सकता है सिचुएशन को देखते हुए बेटा, ठीक है, ये नियम थोड़ा सा बदल सकता है सिचुएशन को देखते हुए, पर फाइनेंसिंग में आएगा। ऐसा क्यों आएगा बोला मैंने, क्योंकि जिस भी चीज का संबंध शेयर डिवेंचर से निकल जाए वो कहीं भी हो वो हमेशा किस में पहुंच जाएगी, फाइनेंसिंग। जिसका रिलेशन कैश भी होनी चाहिए, कैश भी होनी चाहिए, जिसका रिलेशन फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट से निकल जाए कहीं भी हो वो कहां जाएगी, इन्वेस्टिंग में। ठीक है, इतने से नियम है, इन्हें आज आप दिमाग में बैठा लो। फिर मैं अगली क्लास में एक क्वेश्चन करूंगा, इसका रीजन समय बचा तो इसका रीजन बताऊंगा। ठीक है, मेरा फोन था, ले रहा हूं।